गुड मॉर्निंग 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास में पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद का आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि गांधी जी ने किस तरह से हरिजनों का नाम दिया, मतलब हरिजन नाम दिया अछूतों को, और हरिजन का मतलब होता है ईश्वर की संतान। उन्होंने क्या किया, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों, कुओं और मंदिरों पर समान अधिकार दिलाने के लिए उनके लिए सत्याग्रह शुरू किया और खुद शौचालय साफ करने लगे ताकि इस जाति को ऊंचा उठाया जा सके। इन्होंने अस्पृश्यता के पाप को छोड़ने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई, निर्वाचन क्षेत्र की बात कही ताकि विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती है, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित कर दी गई और महाराष्ट्र और नागपुर के क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी। डॉक्टर अंबेडकर 1930 में दलितों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी, एकता में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो भी समाज से ही जुड़े हुए हैं। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए और दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, वो प्रांतीय केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें उनको मिलना शुरू हो गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। भारत में कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक में क्या हुआ कि मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया, मतलब मिलने का प्रयास किया, एक होने का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा भी कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभा सभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे कि मुस्लिम जो लीग थी उसके जो नेता थे उनमें से एक कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए तो मुस्लिम बहुल प्रांतों जैसे बंगाल और पंजाब में मुसलमानों की आबादी के अनुपात प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल रही थी, मतलब उसके मुताबिक चल रही थी। तो 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों का खुलेआम निंदा करना शुरू कर दिया, जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं खत्म हो गई और विवाद बढ़ गया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और आत्मविश्वास का माहौल बना हुआ था और कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनका क्या भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी, मतलब उनका पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वो टूट जाएंगे, दूर हो जाएंगे और ज़्यादा उनका दबदबा कायम हो जाएगा। तो यहाँ पर दो बातें बताई गई हैं। एक तो एकता
क्या हो रही थी, उनकी एकता में कमी आ रही थी, और दूसरी जो कांग्रेस थी वो क्या कर रही थी, इन सारी बातों को दरकिनारे रख रही थी। अब यहाँ पर कुछ बातें उस समय जो बताई गई हैं और उस समय के न्यूज़पेपर अखबार में भी ये प्रकाशित की गई थी। वो क्या थी कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका यानी ज़रूरत पर एक जोर दिया। उन्होंने अपनी बात कही और इसी पर जोर भी दिया। माना जाता है कि बाद के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज़ उठी उसका बौद्धिक औचित्य उनके इसी बयान की उपजा थी। मतलब शुरुआत उन्होंने ये बयान से ही कर दी थी, और ये कब की थी मुस्लिम लीग ने? 1930 में। उन्होंने जो कहा वह इस प्रकार था। अब क्या था कि मुझे यह कहने में ज़रा भी सी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को उसके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए। ये बात इन्होंने कब कही थी? 1930 में। वह भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाएगा और प्रत्येक समूह को अपने तरीके से स्वतंत्र विकास का अधिकार है। मतलब सभी को क्या है? पूरी स्वतंत्रता है, सभी को अधिकार प्राप्त है, और यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अन्य समुदायों के प्रति दुर्भावना रखता है वह नीच और अधम है। मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाजों, धर्मों और सामाजिक संस्थानों का आगाध सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार यह मेरा दायित्व है कि अगर ज़रूरत हो तो मैं उनके उपासना स्थलों की भी क्या करूँगा? रक्षा करूँगा। लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है, और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समो दिया है। ऐसे में अपने उच्चतर आयाम और सांप्रदायिकता भारत जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समुच्चय के निर्माण के लिए अपरिहार्य है, और यूरोप देश की तरह भारतीय समाज की इकाइयाँ भूभागों में बटी हुई नहीं है, और भारत के समुदाय समूह को मान्यता बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू भी नहीं किया जा सकता। भारत के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की ओर से उठ रही मांग बिल्कुल सही थी। अब दूसरी बात क्या आती है कि सच्चे राष्ट्रवाद की भावना के विपरीत वह मान्यता क्या है कि राष्ट्र शब्द का मतलब एक ऐसे सार्वभौमिक सम्मिश्रण से है जिसमें सभी समुदाय एकजुट होकर एक साथ रहे और सभी को समान समझा जाए। ऐसी हालत नहीं है। भारत नस्ली और धार्मिक विशिष्टताओं वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग समाज को मानने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले नस्ल के लोग रहते हैं, और इसी में आप यह तथ्य भी जोड़ दीजिए कि यह मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्यतः कमज़ोर और उन पर भारी कर्जे हैं, और ख़ास तौर पर कहाँ पर है? ये कौन से प्रांत की बात कही गई थी उस समय? पंजाब प्रांत की बात हुई थी, जो कई प्रांतों में उनकी संख्या क्या थी? कम थी। और पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने की हमारी जो बेचैनी थी उसका अर्थ भी क्या है वो इसके आगे हम पढ़ेंगे। इसके लिए सामूहिक अपनेपन का भाव यहाँ पर इस बात को प्रेरित करता है कि राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, और जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं तो राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है। इसमें समुदायों, क्षेत्रों और भाषाओं के संबंध में अलग अलग समूह ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया, ये सब सामूहिक अपनेपन की भावना को दर्शाता है। इसमें राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया था, और इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ, गीत, चित्र, प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना अलग अलग योगदान दिया है। ये उस समय की पिक्चर है बाल गंगाधर तिलक की। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।